This podcast is proudly supported by GAIL India Limited under its Corporate Social Responsibility Initiative. अब आईआईटी का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivamsharma@csrl.in। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। एक्सेसिबिलिटी की हम बहुत बात करते हैं, हर रोज किसी न किसी टॉपिक में एक्सेसिबिलिटी आ ही जाती है पिछले डेकेड से, चाहे वो बिल्ट इन्वायरमेंट की बात हो, चाहे वो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात हो। आज हम बात करेंगे एक्सेसिबल अप्लायंसेस की। ये बहुत जरूरी है। आए दिन कंपनियां आती हैं, क्लेम करती हैं, लेकिन क्या जो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स हैं वो एक्सेसिबल है? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स की। क्या जो घर में यूज होने वाली चीजें हैं वो एक्सेसिबल हैं, या हम टिपिकली कुछ ही गिनती के प्रोडक्ट्स के पीछे पड़ गए हैं, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, चश्मे। तो इसी के ऊपर XRCBC ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया है, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स के ऊपर कह लीजिए, एक्सेसिबल अप्लायंसेस फॉर विजुअली इंपेयर्ड के लिए कह लीजिए। अब जानना हमें यह है कि क्या व्हाइट पेपर सिर्फ एक पेपर रह जाता है? व्हाइट पेपर निकालने का मतलब होता क्या है? पीछे कहानियां क्या है जिसके कारण यह रिसर्च करनी पड़ती है? इसकी जरूरत क्यों है? और ठीक है, समस्याएं पता चल गई, अब आगे क्या? सिर्फ वहीं तक हमें सीमित रहना है या हल भी चाहिए? इन सब पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं XRCBC से, जो वहां मैनेजिंग कंसल्टेंट प्रोग्राम है, केतन कोठारी साहब। डिसेबिलिटी सेक्टर की बड़ी आवाज, काफी प्रोग्राम्स में आप इन्हें सुनते हैं। केतन साहब, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। नमस्कार दानिश जी, और मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोगों ने हमें ये रेडियो उड़ान ने मौका दिया। रेडियो उड़ान हम पहले से ही इसको प्यार करते हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। धन्यवाद हमें इस बदलता दौर में बुलाने के लिए। नहीं, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आप हमसे नाराज हैं, आप हमें टाइम नहीं देते हैं, हमारे लिसनर्स वेट करते हैं कब केतन साहब आएंगे, तो केतन साहब हमें दर्शन नहीं देते। आप हमें बुला के देखिए, हम कभी मना नहीं करेंगे। बढ़िया। और विषयों पर भी आप बुला के देखिए। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूँ, तो कभी आप उस विषय पे भी बात करोगे, पॉलिटिकल राइट्स वगैरह, पार्टिसिपेशन, तो हम बिल्कुल बात करेंगे। बट यस, बढ़िया। केतन भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने पिक किया, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। ये जो टॉपिक पिकअप होने का कारण ये है, ये डॉक्टर सैम जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और हम लोग, इसके पीछे का इतिहास बड़ा मजेदार है। बताइए। एक तो ऐसा है कि चीजें जहां एक्सेसिबल हैं वहां भी आधी अधूरी हैं। तो हमारे यहाँ सैमसंग का एक
बोलता हुआ माइक्रोवेव अवन है जो पुराना, अगर आप लोगों को याद है कुछ सालों पहले उन्होंने निकाला था। खैर वो ब्लाइंड लोगों के लिए नहीं बना था, लेकिन उसमें आधी अधूरी एक्सेसिबिलिटी है। तो एक तो ये बात थी। दूसरा, हम लोगों ने एक चाय कॉफ़ी की मशीन खरीदी थी, और चूंकि हमारे सेटअप में हम लोग सभी विकलांग भाई बहनों के लिए काम करते हैं, न केवल दृष्टिबाधित, तो लेकिन दृष्टिबाधितों की समस्या थोड़ी अलग है। हम लोगों ने चाय कॉफ़ी मशीन तो ली, लेकिन उसमें बटन्स जो थे वो टैक्टाइल नहीं थे, वो केवल बबल्स थे। तो डॉक्टर सैम ने एक आइडिया निकाला। आप लोग जानते हैं कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। तो उन्होंने बटन्स टैक्टाइल चिपकाए, और जो कप रखने की जगह है वो इस तरह से वो 3D लाइनर से बनवाई कि मैं, सैम या हमारा कोई भी विद्यार्थी भी आए जो दृष्टिबाधित है, वो खुद अपना कप बिना किसी की सहायता लिए ले सकता है और मशीन को खराब किए बगैर अपना काम कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात थी, और ये आइडिया मिला तब से कि हमने किसी कॉर्पोरेट को अप्रोच किया था। मैं नाम अभी इस समय नहीं ले सकता क्योंकि उनके साथ काम चल रहा है। उन्होंने, उनके जो एक बड़े लीडिंग पर्सनैलिटी थी, उन्होंने ये कहा कि आपकी बात तो बहुत सही है, लेकिन बातों का कोई मतलब नहीं है, आप इसके विषय में हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दीजिए, और क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके विषय में भी आप हमें डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दीजिए। और उस समय ये आइडिया आया, और हम लोगों ने इस पर काम किया, और उसका ही यह परिणाम है कि यह श्वेत पत्रिका हम लोगों ने निकाली है। बिल्कुल। अब हमें ये बताएं कि क्या निकल के आया, की फाइंडिंग्स क्या है इस व्हाइट पेपर की? हम लोग एक तो हमारा फाइंडिंग ये है, और ये एनेक्डोटल एविडेंस तो अपने को बता ही रहा है, भले कोई स्टडी ना हुई हो, रिसर्च स्टडी ना हुई हो, लेकिन एनेक्डोटल एविडेंस तो अपने को बता ही रहा है कि ज़्यादातर चीज़ें सुगम्य नहीं हैं, और उसकी दिक्कत ये होती है कि हम लोग उनको यूज़ नहीं कर सकते। ज़्यादातर चीज़ें टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन के अलावा उसमें कोई और तरीका है नहीं। अगर ऐप्स भी हैं तो वो भी ठीक से एक्सेसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये क्या है। ये हम इसको दो तरीके से देख रहे हैं अभी। एक तो हम लोग पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन्होंने स्टैंडर्ड्स तो बना दिए, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड 1702 वगैरह वो बना दिए, लेकिन क्या उसका मॉनिटरिंग कहीं हो रहा है? वो एक नहीं हो रहा। दूसरा, हम कॉर्पोरेट से बात कर रहे हैं कि आप अपनी चीज़ें बना रहे हैं और ये बड़ा पॉपुलेशन है, इसको आप इसकी तरह बेध्यान हैं, क्योंकि इनके पास भी अब तो अच्छा, अपने भाई बहन अच्छा खासा कमा रहे हैं, चीज़ें खरीदने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ें सुगम्य नहीं हैं तो मैं काहे को इतना पैसा उसके पीछे डालूंगा। ये इसके पीछे हमारा बेसिकली विचार है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पेपर बात करता है एक्सेसिबल अप्लायंसेस के ऊपर, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड के ऊपर, जी, उसके ऊपर आपकी रिसर्च क्या कहती है? कितने % प्रोडक्ट इंडिया में एक्सेसिबल हैं? एनेक्डोटल तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ डेटा आप लोगों ने स्टडी से निकाला है, एक तो वो, दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की बिजनेस स्टडी की, जो बिजनेस केस स्टडी है। तो इस व्हाइट पेपर में बिजनेस केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निकल के आया है? क्या आज भी डिसेबल्ड पैसा खर्चने को तैयार है? क्या हमारे पास उतना पैसा है? क्या कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है अगर हम एक्सेसिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं इन अप्लायंसेस में? अगर हम रेट्रोफिटिंग करेंगे तो डेफिनेटली इसकी कीमत बढ़ेगी, लेकिन यदि डिजाइन स्टेज पर हम इसको एक्सेसिबल या सुगम्य बनाएंगे तो उतना इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप सोचिए कोई भी एक गैजेट जब बनता है तो वो हजारों लाखों लोग खरीदते हैं, और वो लाखों लोगों में वो कॉस्ट डिवाइड होगी, तो वो बिल्कुल कॉस्ट राइज का बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब डिसेबल्ड हमारे भाई बहन बिल्कुल उस पोजीशन में हैं कि चीज़ें खरीद सकते हैं, और इसके कारण उनको काफ़ी अच्छी सुविधा भी मिल सकती है अगर चीज़ें सुगम्य बने। और आपने जो हमें पूछा कि फाइंडिंग क्या है, आप लोगों के क्या
आप लोगों ने इसमें से खोजा, तो हमारा स्टडी ये कहता है कि हार्डली कोई चीज एक्सेसिबल है, और जहां एक्सेसिबल है वो भी या तो ऐप एक्सेसिबल है या चीजें पर से तो एक्सेसिबल पूरी तरह से कोई भी नहीं है। मींस कंज्यूमर गुड्स जो पुराने थे वो अलग बात है, पुराने गुड्स आप लोग यूज कर सकते थे, हम भी यूज कर सकते थे, अलग बात है। लेकिन आज के गुड्स जो हैं, ज्यादातर जो टच स्क्रीन आ रहे हैं वो ज्यादातर गुड्स इनएक्सेसिबल हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक एसी की कंपनी है, वो एक रिमोट दे रही है, शायद वो ब्रेल रिमोट होने का क्लेम करती है, मैंने अभी हम लोगों ने देखा तो नहीं है, बट वो एक उसके कारण लोग उसका चीज़ें खरीदने लगे हैं। उनका ऐप भी रीजनेबली सुगम्य है, तो इसलिए हमारे कुछ मित्र हम जिनको जानते हैं उन्होंने उन्हीं की चीज़ें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह खरीदा है। तो एक बिजनेस स्टडी स्ट्रांग हो सकती है अगर कंपनीज इसको सीरियसली ले। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताएं कि केतन भाई, आप तो एक लंबे अरसे से हैं इस सेक्टर में, और शायद जब आप थे इस सेक्टर में आए थे उस समय डिसेबल का पेनिट्रेशन उतना नहीं था कंपनीज में, सेक्टर में। अब तो आप 10 सालों से देख रहे हैं हम एक्सेसिबिलिटी पे ठीक ठाक बात कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी में हमारे बहुत सारे जो ब्लाइंड और दूसरे डिसेबल्ड भी काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं या कॉरपोरेट है जो ये क्लेम करते हैं हमने 300 स्टार्टअप बना दिए एक्सेसिबल, हमने 400 बना दिए, हमने 200 प्रोडक्ट निकाल दिए, हम फुली एक्सेसिबल हैं। लेकिन रियलिटी वही है जो आप बता रहे हो कि आज भी ज्यादातर चीजें नहीं है। अगर हैं तो इक्का दुक्का प्रोडक्ट के पीछे ही सारे लगे हैं, तो ये चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम लोग पूरा उस तरह से अभी भी आवाज नहीं कर रहे हैं। हमारी आवाज अभी भी उतनी सशक्त नहीं है। देखिए, आप 4 कारणों से एक्सेसिबिलिटी, सुगम्यता जरूरी है। एक तो आप इंडिपेंडेंस की तरह सोचो, ह्यूमन केस है। मेरी पत्नी और मैं दोनों विजुअली इम्पेयर्ड हैं। ओके, हमारी मम्मी बहुत एल्डरली हैं और वो पढ़ना लिखना अंग्रेजी वगैरह तो नहीं जानती। अब मुझे बताइए, अगर हमें कोई चीज़ यूज़ करनी है, और वैसे भी मेरी पत्नी जी वो खुद उतनी टेक savvy नहीं है, तो कैसे कर सकेंगे जब हम अकेले होंगे, या अभी भी हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन हम लोग पूरी तरह से जोर लगा के आवाज़ नहीं करते। दूसरा चक्कर ये हो रहा है कि जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इतने सारे स्टार्टअप्स निकाले, इतने सारे सुगम्य ऐप अप्लायंसेस वगैरह निकाले, वो कभी देखने को तो मिलते नहीं है, बाजार में कभी हमने देखे नहीं है। तो वो किसको ये बता रहे हैं, एक भगवान ही जानता है कि किन लोगों को वो बता रहे हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो हम और आप कभी देख क्यों नहीं पाते हैं। अभी एक मीटिंग थी तो वहां एक शख्स ऐसे ही क्लेम कर रहा था, हमारे सारी चीजें प्रोडक्ट एक्सेसिबल हैं, हमने एक्सेसिबिलिटी पे ये किया। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि यहाँ पे जितने भी डिसेबल्ड हैं उनसे आप पूछिए कोई भी किसी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो अगर इतने ही अच्छे प्रोडक्ट है तो हमें दिखते क्यों नहीं है, कहाँ पे हैं वो लोग? आप मुझे एक बात बताइए, ये जो कार्स हैं, मोटर कार्स, ये हमारे जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनको अडेप्ट कराने के लिए अलग से खर्चा करना पड़ रहा है। ये तो अन्याय है ना। जब मैं कार के पीछे इतना खर्चा कर रहा हूँ तो मैं काहे को अलग से खर्चा करूँ? मुझे बताइए, यही तो दिक्कत है। और मुझे बहुत इस बात का हम लोगों को दुख है कि बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन ना तो पॉलिसी मेकर्स कुछ कर रहे हैं और ना ही हम लोग उतनी आवाज कर रहे हैं। अरे साधारण सी बात है, बैंक के एप्स, आप मुझे बताइए कितने एप्स यूज करने लायक आज है। एक बहुत लीडिंग बैंक, प्राइवेट बैंक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड, उनके ऐप में अभी भी एक्सेसिबिलिटी है नहीं। उन्होंने नया ऐप लगाया, पुराना ऐप तो एटलीस्ट हम यूज कर सकते थे, अभी नया ऐप लगाया, मैं पैसे उससे भेज ही नहीं पा रहा हूँ। सेंड मनी पे मुझे कहता है स्वाइप टू सेंड मनी, स्वाइप करूंगा तो ऐप के बाहर आ जाता हूँ। क्या करूं बताइए? अब मैं करूं तो क्या करूं, ये दिक्कत है। अब ये तो मेरा अपना अनुभव है, और भाई बहन भी ये अनुभव ले ही रहे होंगे। और हम केवल दृष्टिबाधितों की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे अन्य खाली विकलांगों की बात करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक हैं अपने, उनकी समस्याएं अलग हैं। हमारी
जिन लोगों को एक्सीडेंट्स वगैरह हुआ है, टेम्पररी सिचुएशन में वो लोग फंसे हैं, उनके लिए भी तो दिक्कत है। ये कोई एक विकलांग वर्ग की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये काफी बड़ा ग्रुप है जिसको दुर्लक्षित किया जा रहा है। अभी कुणाल शाह को मेटा का हेड बनाया गया वहां पे, तो हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो करना चाहिए, चलो इंडियन है वो बनता भी है, लेकिन क्रेड कितना बुरा हाल है। जब से क्रेड लॉन्च हुई है मैंने कभी जिंदगी में उसको एक्सेसिबल नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा है। तो केतन भाई, अभी आपने कहा कि कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि बहुत कुछ एक्सेसिबल हमारे लिए हो गया है। ये तो आपको इस व्हाइट पेपर से पहले भी पता था और मुझे भी पता था, और ये आप किसी को भी पूछ लीजिए, ज्यादातर लोग बता देंगे। फिर ये व्हाइट पेपर लॉन्च करने का मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये है कि इससे लोगों में, खास करके कॉर्पोरेट में, होता क्या है दानिश भाई कि कॉर्पोरेट वाले आपकी मेरी बात नहीं सुनेंगे जब तक उनको डेटा नहीं मिलेगा। आप मुझे बताइए, अभी नेशनल सैंपल सर्वे का जो स्टडी हुआ उसमें हर 1000 व्यक्तियों में 86 लोग विकलांग बताए गए हैं, और हम और आप जानते हैं कि यह नंबर बहुत ही कम है। एक्चुअली स्पीकिंग ये नंबर बहुत बड़ा है। दूसरी बात, आज हमारे जो भाई बहन हैं, वृद्ध भाई बहन हैं, वो 104 यानी 10 करोड़ 40 लाख लोग थे, जो अभी 2021 से 2030 के बीच में ऐसा माना जाता है कि वो 13 करोड़ 80 लाख होंगे, और 2060-70 के आसपास सुन रहे हैं कि 17 करोड़ 30 लाख होंगे। अब ये इतना बड़ा अगर लोगों की संख्या है, तो विकलांग भाई बहन, ज्येष्ठ नागरिक भाई बहन, और मैंने जैसे कहा कि जो किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ है, किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए भी तो ये समस्या बहुत है। तो इन सब चीजों के विषय में क्यों कोई आवाज नहीं कर रहा है, यही हमारा दुख है। कुछ इक्का दुक्का ऑर्गेनाइजेशन बेचारे अकेले आवाज कर रहे हैं, अपनी तरफ से न्यायालय को भी जाके मिल रहे हैं, अपने पिटीशंस डाल रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम इन रियल सेंस कुछ नहीं होता। आप सीधी बात सुनिए ना, अभी फीफा वर्ल्ड कप Z5 पे दिखाया जा रहा है, क्या आप और हम देख पाएंगे? Z5 से, ये तो मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, मुझे कोई इसमें दुख नहीं है कि इतना खराब ऐप तो मैंने कहीं नहीं देखा। मेरे दृष्टिवान भाई बहन भी कहते हैं कि इसको ऑपरेट करना मुश्किल है, आपका और हमारा तो छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें कहीं ना कहीं बाध्य करती हैं कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं ना, माँ भी आजकल दूध नहीं पिलाती, क्योंकि वो भी बिजी है। पर अब ये बताएं कि आपने कहा कि बिजनेस केस है, ये हम सबको पता है, लगभग सभी डिसेबल्ड मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ब्लाइंड तो तभी कर रहे हैं अगर उसमें टॉकबैक है, और ये करोड़ों में बिजनेस होगा इसका। लेकिन जब दूसरे प्रोडक्ट्स को लेके बात आती है, जब वेबसाइट्स को लेके बात आती है, तो कंपनीज को क्यों समझ नहीं आ रहा? क्या उनका ध्यान ही नहीं है? क्या हम उनका ध्यान नहीं खींच पा रहे हैं अपनी ओर, नहीं बता पा रहे हैं, अपनी बिजनेस केस स्टडी उनके सामने नहीं दिखा पा रहे हैं? रीजन क्या है कि अगर ये बिजनेस स्टडी है, बिजनेस केस स्टडी बनती है, एक बड़ा बिजनेस बनता है, फिर उनको क्यों नहीं दिख रहा कंपनीज को? नहीं, क्योंकि उनका विकलांग भाई बहनों के साथ कोई संबंध ही नहीं है। और कि आपने मोबाइल फोन्स की बात की, ज्यादातर मोबाइल फोन भारत के बाहर बने हैं, और अगर भारत में भी बन भी रहे हैं तो वो कंपनियां भारत के बाहर की हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। दूसरी बात, यही ऐप्स जिनकी मैंने अभी चर्चा की थी, वो ऐप्स भारत के बाहर काफी हद तक सुगम्य हैं। हमारे यहाँ संभव हमारे नीति निर्धारक जो हैं वो उतने अभी इसके विषय में या तो सजग नहीं है, या ये नहीं मानते कि ये जरूरी है। ये हमारा दुख है। और हमारे विकलांग भाई बहन इतनी सारी समस्याओं में ये एक और समस्या मानकर आवाज ज्यादा नहीं उठाते। मैंने आपको बताया ना, बैंक के ऐप्स, अभी बैंक के ऐप्स हमारे लिए एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मुझे अगर बैंक में जाना है तो एक अलग तकलीफ है। तो एक्चुअली आपको और मुझे घर से बैंकिंग करना ज्यादा सुविधाजनक है, लेकिन वही है कि नहीं हो पाता है। मैं तो कहता हूँ कि थैंक्स टू गूगल पे, अगर वो एक्सेसिबल नहीं होता तो हम बैंकिंग से जुड़ ही नहीं पाते। बहुत सारे लोग
जुड़ ही नहीं पाते। एकमात्र ऐप है जिसने लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में जोड़ा है, डिसेबल्ड को। अभी मैं आपको एक थोड़ी सी अलग बात बता रहा हूँ। ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, आप शायद जानते होंगे जी। और उसको रिन्यू कराने के लिए सीनियर सिटीजन को खुद बैंक में जाना पड़ता है। अब बहुत सारे सीनियर सिटीजन उस अवस्था में नहीं है कि वो बैंक में जाएं अकेले। इसका कोई ना कोई उपाय तो खोजा ही जा सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए, चार चीजें लोगों को याद रखनी है। एक तो पहले ह्यूमन केस तो है ही है कि भाई आप और हम इंडिपेंडेंटली जी पाएंगे। लोग बहुत ऐसे हैं, अभी टच स्क्रीन वाला वॉशिंग मशीन यूज करता है। आपका अगर कहीं गलती से टच भी हो गया जब मशीन चल रहा है, पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या करोगे आप? उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप अगर सीनियर सिटीजन हो, अंग्रेजी वगैरह नहीं जानते हो और टच स्क्रीन से वाकिफ नहीं हो और आपका कोई प्रॉब्लम हो गया और वो व्यक्ति बीमार है, तो उसको शॉक लगेगा। और जब वो व्यक्ति अकेली है। दूसरा केस है कि भाई बिजनेस केस, जैसे मैंने बोला, आपका ब्रांड कस्टमर में लोकप्रिय होगा अगर आप सुगम्य बनेंगे। तीसरा केस, यहाँ जो कानून है, सीआरपीडी जो आया था और हमारा आरपीडब्ल्यूडी कानून जो है, ये सारे कानून हम लोगों ने इसीलिए तो पास करवाए थे कि इनसे हमारे जिंदगी में कोई सुधार होगा। दुर्भाग्य से अभी उतना कुछ हुआ नहीं है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा गम है। और हम लोग इंटरनेशनल बड़ी बड़ी चीज़ों पे साइन कर चुके हैं। लीव नो वन बिहाइंड हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मंत्र है, जिसको भारत ने साइन किया है। अभी तो ESG प्रिंसिपल्स भी हैं, तो इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, उसमें भी ये डिसेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी की बात बड़े पैमाने पर की गई है। और 500 कंपनियों को 500 वैल्यूएबल के नाम पर नाम दिए गए हैं, उसमें हार्डली कोई भारतीय कंपनी है। ऐसा क्यों है? हम लोग जागरूक नहीं है। आप देखिए ना, 2-3 कैब हायरिंग कंपनियां हैं, कौन सी सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है? वही है जो फॉरेन की है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आई एम श्योर आप जानते हैं। अब ये बताएं कि प्लान क्या है आगे का, रिकमेंडेशंस क्या है, इस वाइट पेपर को आप कहां कहां ले जाना चाहते हैं, क्या कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होने वाली हैं, क्या हम अचीव करने वाले हैं, कैसे हम लोगों को जागृत करें, कैसे लोगों को इन्वॉल्व करें, और अप्लायंसेस को लेकर। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं रही है, काफी चीजें वॉइस एनेबल्ड आ रही हैं, फिर भी लेकिन नहीं हो पा रहा। जैसे आपने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया, माइक्रोवेव का एग्जांपल दिया। आगे का रोड मैप क्या है, रिकमेंडेशंस एंड रोड मैप? हम लोग 2-3 चीजें प्रमुखता से करना चाहते हैं। पहली बात तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग लोगों में इसके विषय में जागृति करें, दोनों हमारे विकलांग भाई बहन और हमारे जो गैर विकलांग भाई बहन हैं। क्योंकि जब तक अलायंसेस अक्रॉस द बोर्ड नहीं बनेंगे, तब तक आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो सिर्फ तौर पर संख्या का ही खेल है। तो एक तो वो होगा। दूसरा, हम नीति निर्धारकों से भी इस विषय में बात करना चाह रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग पहले उन कॉरपोरेट से मिल रहे हैं जिनको हम थोड़ा बहुत जानते हैं। उसका कारण ये है कि अगर आप जानते हो तो एटलीस्ट आपको कहीं तो पहुंच मिलेगी। फिर हम सोचेंगे कि हम ऐसी कॉरपोरेट से मिले जो भारत में चीजें बना रही हैं। क्योंकि अगर विदेश में बना रही है तो वो ये कहेंगे कि भाई हमारा काम तो विदेश में चलता है, हम यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। हमको 1-2 लोगों ने ये बोला भी है कि हम लोग यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा काम तो विदेश में चल रहा है। अब आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि अगर आप करना चाहोगे तो उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग मैं ये दावा कतई नहीं करता कि 2 सालों में परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन हमारा ये प्रयास जरूर रहेगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंचा पाए और हम इसका हमारे जो कॉर्पोरेट भाई बहन हैं उनसे भी बात करें और उनसे चीजें करवाएं। बिल्कुल। ये बताएं केतन भाई, हमें जो समस्या आ रही है, 2-3 सवाल है मेरे लास्ट में। एक तो ये
क्या राजीव रतूड़ी के केस से आपकी इस रिपोर्ट को बल मिलेगा, क्योंकि उसमें भी इसका जिक्र बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे XRCBC है, तो XRCBC स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करती है, अब टाइम टू टाइम एक्सेसिबिलिटी पे भी करती है, एजुकेशन पे काफी काम कर रही है। इसी तरह भारत की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मल्टीपल एरियाज में काम कर रही हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम इसलिए कर रहे हैं, एक तो हमें पैशन है, उतनी फंडिंग भी आती नहीं है और मैन पावर भी कम है। तो क्या आपको लगता है कि अब समय आया है कि एक चीजों को लेकर डेडिकेटेड बॉडी हो? अगर एक्सेसिबिलिटी अप्लायंसेस की बात है तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका काम मॉनिटर करना या एडवोकेसी करना हो। अगर किसी का डिजिटल एक्सेस एप्स के ऊपर है, वेबसाइट्स के ऊपर है, उसकी एक अलग बॉडी हो जिसका काम ही ये हो कि ये ट्रैक करे, नेम शेम करे, रिवॉर्ड करे। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर मल्टीपल कामों में हम लोग उलझे रहेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी क्या? व्हाट इज योर टेक ऑन? आप जो बात बता रहे हो बड़ा आदर्श है, अगर वो होता है तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अपना क्षेत्र कितना बिखरा पड़ा है, और हर आदमी को अपनी बात कहने में ज़्यादा रुचि है। अगर आपको याद है, करीब 20 साल पहले कॉपीराइट की जब बात हुई थी, कॉपीराइट बिल में सुधार लाने की बात हुई थी, जो कि 2012 में हुआ। XRCBC बड़े पैमाने पर उसमें इन्वॉल्व थी, और एक्सेसिबल बैंकिंग की जो बात हुई, एक्सेसिबल ATM, यहाँ दोनों बड़ी ATM कंपनियों के ATM लगे थे, जो कि आप सोच सकते हो कि वो करीब करीब असंभव सी बात है। उस टाइम पे बहुत सारी संस्थाएं एक साथ जुड़ी थी, लेकिन वही बात है कि ये दुर्भाग्य से हर समय हो नहीं पाता। दूसरी बात क्या है कि लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट ना ले आए। ये एक मैं ये नहीं कहता कि लोग ला रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो लोग अगर ठीक से इस विषय में, एक दूसरा आप देख रहे होंगे कि आज का जो एक नया जनरेशन है उसमें हमें समहाउ लीडर्स मिल तो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लीडर, मैं आज के यानी मैं अभी 20-22 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो उस तरह के नेता अभी शुरू नहीं हो पा रहे हैं जो इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करें। देखिए, हमारे आपके समय में क्या था कि हम लोगों ने वो समय देखा है जब चीजें बिल्कुल भी सुगम्य नहीं थी। आज चीजें थोड़ा बहुत सुधार जरूर हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कुछ नहीं हुआ है, बट बहुत थोड़ा है। हमने वो समय देखा। आजकल के लोगों को हो ये रहा है, मैं आपको एक बहुत साधारण उदाहरण दे रहा हूँ। आप और मैं जब पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग तकलीफ लेके ब्रेल में नोट्स वगैरह बनाते थे, किसी से रिकॉर्ड करवाते थे। आजकल हो ये रहा है कि कोई आपको स्कैन करके दे रहा है, कोई आपको आपके लिए ऑनलाइन चीजें उपलब्ध हैं। तो वो जो हार्ड वर्क की बात थी वो हो रहा है, लेकिन शायद, और आई होप कि आई एम नॉट साउंडिंग लाइक एन ओल्ड मैन, बट थोड़ा सा कम है। और एनजीओ की अपनी समस्याएं भी है, जैसे आपने कहा कि फंडिंग की समस्या तो है ही है। तो अल्टीमेटली आप वही कर रहे हो जो फंडर्स आपको मैंडेट देते हैं। आप कितना भी चाहो, थोड़ा बहुत आप उनको ये मैनिपुलेट इज नॉट द राइट वर्ड, थोड़ा बहुत आप उनको कन्विंस कर सकते हो, लेकिन एक हद के बाद आप वो शायद नहीं कर पाओगे। और उसके लिए फिर हमारे जो एनजीओज हैं उनकी भी मर्यादाएं हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एनजीओज तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन हम और आप जैसे लोग ज़्यादा इस विषय में सक्रिय हों, सोशल मीडिया पे वगैरह भी लिखते चले। मुझे याद है, मैंने उस बड़ी बैंक को लिखा था जब मैं, जनवरी की बात है, उन्होंने मुझे, तब उस ज़माने में उनका पुराना ऐप भी चल रहा था, तब उन्होंने मुझे वो एक्सेस दिया था, जो कि उन्होंने मार्च के एंड में बंद कर दिया। और अब उन्होंने एक्सेसिबल तो काफ़ी इम्प्रूव की है सुगम्यता, लेकिन जहाँ सबसे बड़ा काम है सेंडिंग मनी, वही नहीं हो पाता। और गूगल पे है, लेकिन सब समय पे गूगल पे काम नहीं आ सकता, क्योंकि कभी कभी आपको बड़ी रकम भेजना पड़ती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये दिक्कत तो रहेगी ना। बिल्कुल। राजीव रतूड़ी केस पे कैसे
आप इसको देखते हैं कि नहीं, दैट? राजीव रतूरी केस का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे क्षेत्र में भी, हमारा जो विकलांगता का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी लोग काफी जागरूक हुए और बड़े पैमाने पे अभी अपनी आवाज उठा रहे हैं। और चूंकि न्यायालय ने इस विषय में एक बहुत ही सशक्त निर्णय दिया है, आशा ऐसी पल्लवित हुई है कि हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा सुधार होगा। लेकिन मैं बड़े वास्तविक परिस्थिति में आपको बताना चाहूंगा दानिश भाई, कोई बहुत बड़ा सी चेंज आने वाला है ऐसा मैं नहीं मानता, हम लोग नहीं मानते। क्योंकि आप मुझे बताइए, न्यायालय तो अपना निर्णय देगा, जब तक एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे ना लगे तब तक क्या होगा बताइए। हाँ, आरपीडी एक्ट को 10 साल हो रहे हैं, अभी लोग कहते हैं कि हार्डली 10 से 15% इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले बीच में ये बात हो रही थी, अब फॉर्चुनेटली वो नहीं हो रही है कि महाराष्ट्र में विकलांगों के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनेगी। अब वो आप एक तरफ इंक्लूजन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ एक्सक्लूजन की बात कर रहे हो। अच्छा, कोई यूनिवर्सिटी बनेगी, उसमें सारे कोर्सेज तो आप दे नहीं पाओगे। और अब हमारे भाई बहन मर्यादित कोर्सेज तक लिमिटेड नहीं है ना, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब लोग साइंस करने लगे हैं, अब लोग कॉमर्स करने लगे हैं, सीए बनने लगे हैं। तो वो सारा फैसिलिटीज अगर हम दे पाएं तभी इसका कोई मतलब होगा। लेकिन अभी मैं नई बात सुन रहा हूँ जो कि ज्यादा स्वागत योग्य है कि हर महाराष्ट्र में हर विद्यापीठ, हर यूनिवर्सिटी में अब विकलांगता विभाग आएगा, जो थोड़ा मुझे आशा दिला रहा है। पर वही बात है कि हमें खुद जागरूक रहना पड़ेगा। विजिलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम कहते हैं, इटर्नल विजिलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा काम नहीं होने वाला। आप ये मत कभी सोचिए कि आपकी प्लेट में लोग आके सारी चीजें परोसेंगे, वो कभी नहीं होने वाला। आज भी नहीं, आज से 50 साल बाद भी नहीं। कुछ ऐसा जो मैंने मिस किया हो इस व्हाइट पेपर को लेके? मैंने फाइंडिंग के बारे में पूछा, रिकमेंडेशंस के बारे में पूछा, सेक्टर के बारे में पूछा, आगे क्या होने वाला उस अप्रोच के बारे में पूछा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो जो आप लोगों को कन्वे करना चाहो। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग अंग्रेजी जानते हैं वो लोग एटलीस्ट हमारा व्हाइट पेपर हमारी वेबसाइट xrcvc.org पर है, उसे पढ़े और अपने जो ओपिनियंस हैं वो हम तक पहुंचाए। info@xrcvc.org, info@xrcvc.org। ये XRCVC वैसे अगर कुछ लोगों को पता नहीं है तो 2016 से अब सारी विकलांगताओं के, यानी 2100 विकलांगताओं के लिए हम लोग कार्य करते हैं। और हम केवल बच्चों के लिए कार्य नहीं करते, हम डिसेबल्ड कम्युनिटी एज अ होल के लिए भारत भर में जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है हम लोग कार्यरत हैं। और ये सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, जो भारत के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, उसका एक डिपार्टमेंट है। जो लोग नहीं जानते उनको खास मैं ये बताना चाहता हूँ दानिश जी। थैंक यू सो मच। मुझे लगता नहीं किसी को नहीं मालूम होगा कि XRCVC क्या है। जिस तरह से आप डायनामिकली काम कर रहे हैं, डॉक्टर सैम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम कर रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि व्हाइट पेपर को पढ़ें, जिनको इंग्लिश आती है। अगर जिनको नहीं भी आती है आजकल वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, AI दुनिया भर के टूल है। लेकिन सेक्टर की ये जो प्रॉब्लम हो रही है लिसनर्स, ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सभी लोग ये सोचेंगे कि ये XRCVC ने लिया है तो इन्हीं का ही ये इशू है, बात बनेगी नहीं। ये XRCVC का अपना इशू नहीं है, ये कम्युनिटी का इशू है। इसी तरह जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टेप लाती है, कुछ इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करती है, कोई रिपोर्ट लाती है, आपसे फीडबैक मांगती है, आप लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए। आपको उसको कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि ये लोग फंडिंग के लिए करते हैं, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा अगर फंडिंग नहीं होगी तो ये चीजें होंगी ही नहीं। तो लेट्स बी ब्रॉड माइंडेड and let's contribute to the cause. If somebody is coming forward, spending time and energy and doing something constructive for us, we should compliment and contribute to that cause. दानिश जी, मैं एक बात जाते जाते ऐड करना चाहूँगा कि इसके पीछे फंडिंग का तो कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि आप समझ रहे हो कॉर्पोरेट
इन विषयों पर फंडिंग देने में ज़रा हिचकिचाते हैं। ये काम बिल्कुल हमारे मन का काम है, क्योंकि हम ये मानते हैं, और ये मैं बहुत सालों से, आपसे मेरी शायद पहले भी इस विषय पर बात हो चुकी है, कि जब तक सुगम्यता नहीं आएगी, आप कितने भी अच्छे प्रोग्राम रन करो, बिल्कुल उसका बिल्कुल, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मैं इन जनरल बात कर रहा था। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, बट अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो काम होना बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच केतन भाई ज्वाइन करने के लिए। दानिश जी धन्यवाद, और आपने हमें मौका दिया, XRCBC को भी मौका दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं, और हम अपनी सारी शुभेच्छाएं रेडियो उड़ान और आपकी बहुत ही सशक्त टीम के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद। तो लिसनर्स, बात की आज हमने केतन कोठारी साहब से, जो XRCBC में मैनेजिंग कंसल्टेंट प्रोग्राम है। उन्होंने व्हाइट पेपर पब्लिश किया, बताया कैसे कंडीशन है एक्सेसिबल अप्लायंसेस की इंडिया में, कैसे हम इसे बेहतर बना सकते हैं। हम सबको, कंपनीज को लिखना चाहिए, इंडिविजुअल सेल्फ एडवोकेसी भी करना चाहिए। उनकी वेबसाइट पे जाके व्हाइट पेपर को पढ़िए बारीकी से, जो निकल के आया है उस पर अपना फीडबैक दीजिए, ताकि इसको और डिपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेट तक ले जाया जाए, और जो हमारे लिए बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूनिवर्सल डिजाइन की कैटेगरी में लाया जाए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनालिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइट। बाय बाय। फ्रेंड्स, सबको चाहिए कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है, और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा, और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन, और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL Super 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL Super 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam sharma@csrl.in।